जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा परिवार मैथ्स हंगामा में। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यह आपका पहला वीडियो होने जा रहा है इस क्लास का शुभारंभ हुआ है आज। और आज के इस क्लास में आप सीखेंगे, कुछ क्लास तक आपको थ्योरी चलेगा और उस थ्योरी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि बिना थ्योरी का आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं बना सकते हैं। हाँ, चैनल पर नहीं आ रहा है। लेट से अब आया। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा परिवार मैथ्स हंगामा में। तो आइए, आज का यह क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज से ही क्लास शुरू हुआ है। बिल्कुल एकदम नया क्लास है और इसमें आप फ्रेश बैच में आप सीखने वाले हैं कुछ थ्योरी के बारे में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू यह क्लास चलेगी। 8 बजे आपका टाइमिंग रहेगा, 8:15 तक। तो प्रतिदिन आप सभी लोग तैयार रहिएगा। चल क्यों नहीं रहा है? क्या बोले? आ कह नहीं रहा है? तो जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा परिवार मैथ्स हंगामा में। तो आइए जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। और आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं थ्योरी, यानी बिल्कुल यह बैच जो है फ्रेश बैच है और आज फर्स्ट क्लास इसका है। इसके बाद आप डेली बने रहेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यह बिल्कुल फाउंडेशन बैच है और इसमें आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप लोग सीखना शुरू कर दीजिएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम ही वह बेस होता है मैथ के लिए, जिस बेस के द्वारा आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। और जल्दी कैसे बनाया जाए इसके लिए आपके पास सभी चीज़ का होना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब एग्जाम में जाते हैं तो आपके पास क्वेश्चन तो होता है, लेकिन प्रैक्टिस जब नहीं रहता है तो उसी क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगता है कि ये कहाँ से पूछ दिया, पढ़े थे कुछ और आया कुछ और। यानी हल्का सा क्वेश्चन इधर उधर उलट पलट कर देता है, लैंग्वेज में इधर उधर छेड़छाड़ कर देता है, तो आप लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि आखिर यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस का भी ज़्यादा जरूरी पड़ेगा। और हाँ, आप थ्योरी जितना अत्यधिक जानेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति।
संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं या नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? बोलिए। संख्या पद्धति एक ऐसा पद्धति यानी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके तहत हम संख्याओं को समझते हैं, अरेंज करते हैं और सीखते हैं कि संख्याओं का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी दोनों चीज वहां से देखते हैं हम लोग। यानी क्वेश्चन जो क्रिएट करता है, जो क्रिएटर होता है, और जो क्वेश्चन बनाता है वह क्या करता है? इन्हीं सब थ्योरी का प्रयोग करके और क्वेश्चन को वह क्रिएट करता है, तरह तरह के भाषा वगैरह डाल करके, है ना। तो क्वेश्चन बनाने से लेकर के और क्वेश्चन सॉल्व करने तक सभी चीज हमारा थ्योरी पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए थ्योरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे संख्या पद्धति यानी एक ऐसा पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जिसके तहत हम संख्याओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं और यह सीखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए या फिर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो आइए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे पहले देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज का निर्माण जब हम करते हैं, किसी भी चीज का निर्माण जब हम करते हैं तो हम नेचुरल यानी नेचर से ही लेकर के उस चीज का निर्माण करते हैं। जैसे में आप देखते होंगे कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी वस्तु का आप निर्माण करते हैं तो आप देखते हैं कि वस्तु है, उसका आपने नामकरण भी कर दिया, लेकिन उस वस्तु को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आया? कहां से आया? बोलिए। प्रकृति से आया। मान के चले कि मोबाइल में जितना भी चीज प्रयोग हुआ होगा वो सब कहां से आया? इस जमीन के अंदर से ही आया है, खनिज पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जिस बेंच पर आप बैठे हुए हैं, जिस डेस्क पर आप रखकर लिखते हैं, वो लकड़ी का है या लोहा का है, दोनों चीज का है। तो लकड़ी कभी ना कभी वह प्रकृति रूप से जिंदा था पेड़ के रूप में, और आज आप देखेंगे कि वही लकड़ी क्या है? बेंच बन गया है, डेस्क बन गया है कि नहीं? उसी प्रकार लोहा कहां से आता है? प्रकृति से ही आता है। यानी सब कुछ प्रकृति में मौजूद है। आदमी सिर्फ क्या कर रहा है? उसको आप प्रयोग यानी उपयोग कर रहा है, ठीक है। उसका प्रयोग करके बना करके तरह तरह की चीजें जरूरत के अनुसार और उसका उपयोग कर रहा है। आप जानते हैं कि वही लोहा का प्रयोग वह सब्जी काटने वाला चाकू के रूप में करता है। वही लोहा का प्रयोग वह गाड़ी बनाने के लिए करता है। ट्रेन तक के लोग बनाया है कि नहीं? तो जितने भी चीज का निर्माण हुआ है वो सब प्रकृति से लेकर के ही हुआ है। इसी प्रकार आपका मैथ जो है बिल्कुल समझने की चीज है, रट्टा मारने की चीज नहीं है। मैथ में जितना आप समझेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्लियर होगा, और जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना ज्यादा यहां से नंबर आप उठा सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या सबसे पहले पढ़ना क्यों जरूरी है। आप सभी लोग जान गए क्योंकि प्रकृति से ही सारा चीज का निर्माण हुआ है। अभी आप देखेंगे कि हर एक चीज आपको हम दिखाएंगे कि प्रकृति से ही लिया गया है। वो आपका मैथ हो, ज्योग्राफी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग मैथ सीख रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ मैथ का ही बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी प्राकृतिक संख्या यानी जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। हर एक चीज बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देखेंगे कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृत संख्या, है ना। अब यहां पे देखिएगा कि गिनती की संख्या, गिनती कहां से स्टार्ट होता है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिट, यानी अनंत तक, जिसका कोई अंत न हो। यानी कहने का मतलब एक से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं ये सब आपका प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। अब यहां पे आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर से ही आगे का नंबर जितने भी हैं वो सब लिए गए हैं। जैसे इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स यानी जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब देखिएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, बोलिए। हाँ बिल्कुल, यानी प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेने के बाद प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण संख्या बन जाती, पूर्ण संख्या बन जाती। तो यहां पे आप देखेंगे कि पूर्ण संख्या में कौन कौन आएगा, तो इसके डिफिनीशन से ही जान गए, इसके डिफिनीशन से ही जान गए क्या कि प्राकृत संख्या के परिवार में ही क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं। यानी इसमें से ये सभी तो रहेगा, इसमें एक जीरो शामिल हो जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिट। अब इस थ्योरी से हम लोग देखेंगे कि कई सारा चीज हम यहां से निकालेंगे। पहला देखिएगा कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। आपसे पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, तब तो इसमें सब है यह। लेकिन यही चीज आपसे पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो कभी नहीं होगी। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं होगी। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं होगी, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। अब यहां पे देखेंगे कि पूर्ण संख्या, आखिर नाम में ही इसका वैल्यू छुपा हुआ होता है ना। पूर्ण संख्या नाम क्यों पड़ा, आखिर पूर्ण क्यों हुआ, क्या इससे पहले संख्याएं अपूर्ण हुआ करती थी, तो बिल्कुल, यानी मैथ के लिए यह संख्याएं पहले से अपूर्ण हुआ करती थी, लेकिन जब जीरो आया और इसमें शामिल हुआ वैसे ही यह संख्याएं पूर्ण हो गई। तो जीरो आने के बाद पूर्ण कैसे हो गई, तो यहां पे देखिएगा कि मैथमेटिकल रूप से हम यह कहें कि संख्याएं अपूर्ण इसलिए होता था क्योंकि जोड़ना घटाना जब हम कैलकुलेट करते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। जब जीरो आया तो वह दिक्कत खत्म हो गया। और आप देखेंगे कि जब जीरो नहीं था तो जब हम लोग हिसाबबारी करते थे, वह किसी भी प्रकार का हिसाबबारी हो, वह अपूर्ण रूप से हम लोग क्या करते थे, यानी पूर्ण रूप से नहीं करते थे। इसका प्रमाण आपको मिलता है कहाँ, जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो वहां पे एक शब्द आता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली वह एक ऐसा प्रणाली होता था जिसमें हम वस्तु को अदला बदली करके लेते थे, देते थे। ठीक है, आज भी गांव ग्राम में ये चीज चलन है कि जैसे में आप देखते होंगे कि ये एक खेत का दो हिस्सेदार है, हिस्सेदार मतलब क्या, एक खेती करने वाला और दूसरा खेत वाला। ठीक है, तो जिसको हम लोग बटैया वगैरह बोलते हैं खेत में, तो उसमें क्या होता है कि
जब हम लोग कोई भी फसल उगाते हैं और जब बांटने का बारी आता है, जैसे मान के चलिए धान हो गया, गेहूं हो गया, या फिर आप देखते होंगे कि अ, आलू वगैरह हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, तौलते नहीं है। यानी वो जो कनस्तर होता है टीन, टीन से हम लोग क्या करते हैं, हाँ 2 टीन उधर और 2 टीन इधर करके हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं, है ना। तो आज भी वह सब प्रणाली क्या है, मौजूद है। आज भी देखते होंगे क्या कि किसी के पास गेहूं है और उसको चावल का जरूरत है तो अदला बदली कर लेता है। ऐसे भी बदलने वाला भी बहुत सारे मार्केट में घूमते रहते हैं, प्याज लोहा से प्याज बदले, है कि नहीं। ऐसा गांव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे मिलते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले जब जीरो नहीं था तो हम लोग पूर्ण रूप से उसको नहीं बांटते थे, जिसके कारण क्या होता था कि ये सहूलियत पड़ता था, सुविधाएं होती थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का सहारा लेना। लेकिन जैसे ही 5वीं शताब्दी में जीरो का खोज होता है, खोज की आविष्कार, खोज, ठीक है, आविष्कार नहीं, हाँ खोज की आविष्कार, जीरो का खोज हुआ कि आविष्कार हुआ, खोज हुआ। आविष्कार उस चीज का होता है जो पहले से था ही नहीं। जैसे मैं देखिए यहाँ पे डिजिटल बोर्ड, इसका खोज नहीं हुआ, आविष्कार हुआ। माइक का खोज नहीं हुआ, आविष्कार हुआ। उसी प्रकार कैमरा देख रहे हैं, है ना, या फिर बेंच डेस्क, ये सब जो है, ये सब का खोज नहीं हुआ, आविष्कार हुआ। हर एक चीज जो पहले से नहीं था और वो आपके सामने आया, वह सभी का क्या हुआ है, आविष्कार हुआ। लेकिन पहले से जो चीज था लेकिन लोगों को पता नहीं था, उसके बारे में अनजान था, लेकिन पहले से मौजूद था, ठीक है, तो उसका खोज हुआ। जैसे में आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ सोना आप कह सकते हैं, सोना लोहा ये सब का क्या हुआ, खोज हुआ, आविष्कार नहीं हुआ। हाँ, सोना के द्वारा जो चीज बनाया गया उसका आविष्कार हुआ, ठीक है। लोहा, हाँ लोहा के द्वारा जो चीज बनाया गया उसका आविष्कार हुआ, लेकिन हाँ उसका जो रॉ मटेरियल है उसका खोज हुआ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि खोज और आविष्कार आप जान गए। तो उसी प्रकार पहले भी जीरो जो था वो पहले से मौजूद था प्राकृतिक रूप से, ठीक है। जब आर्यभट्ट जी आए और वह देखे क्या कि ये जीरो, कुछ ऐसा माने प्रयोग देखे और कुछ उनके दिमाग में आया कि जीरो, तो जीरो का वह क्या किए, खोज किए और उसको मैथमेटिकल रूप से कैसे अप्लाई किया जाए वो चीज लोगों को समझाएं। समझाने के बाद यह प्रूव हुआ, सिद्ध हुआ कि जीरो तो बहुत बड़ा काम का चीज है और जीरो के बिना सही में अपूर्ण था सारा चीज। तो यह एक संख्या के रूप में दर्शाई गई कि अब जो संख्याएं हैं अब पहले अपूर्ण थी, अब पूर्ण हो गई, ठीक है, अब पूर्ण हो गई, ताकि अब हम 9 के बाद भी संख्याएं लिख सकते हैं। संख्याएं तो ढेर सारा था, लेकिन 9 के बाद हम 9 के बाद हम संख्याएं को नहीं लिख सकते थे। लेकिन जैसे ही जीरो आया, 9 के बाद भी संख्याएं लिखा जाने लगा और मैथमेटिकल यानी सिस्टम में एक ऐसा समझे कि जीरो का योगदान हुआ कि समझे कि ये बहुत बड़ा माने विकास हुआ जीरो के वजह से मैथ में। तो यहाँ पे एक कहानी आप समझ गए कि जीरो का खोज हुआ है, ना कि आविष्कार हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जीरो जब प्राकृतिक रूप से पहले था, क्योंकि खोज हुआ है, आविष्कार तो हुआ नहीं है, तो क्या हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में नहीं लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है कि जो सदियों से है, जब से यह पृथ्वी है, सूर्य, आकाश, सब कुछ है, धरती है, उस समय से प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जीरो था, लेकिन मैथ के रूप में यह नहीं था। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि मैथमेटिकल सिस्टम में हम नेचुरल नंबर में जीरो को नहीं रख सकते हैं। हम रख सकते हैं कहाँ पे? होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में। अब यहाँ पे देखेंगे कि जीरो, जब जीरो पहले से था तो इसका भी प्रमाण है कि था, है ना। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि मैथ के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। मैथ में इसका प्रयोग यानी जीरो का प्रयोग 5वीं शताब्दी के बाद ही होना शुरू हुआ, यानी 5वीं शताब्दी से होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जीरो, जीरो के बारे में हम बताते हैं कि आखिर इससे पहले ये चीज था कि नहीं, तो बिल्कुल था। जैसे माने चले कि ये रामायण त्रेता युग में होता है ना, और उस त्रेता युग में जब रामायण होता है तो वहीं से लोग जानता है रावण के बारे में, राम जी के बारे में, सभी के बारे में, है कि नहीं।
तो उस युग से ही चलते आ रहा है कि राम भी थे, रावण भी थे, है कि नहीं, और युद्ध हुआ, सारा चीज हुआ, सभी लोग जानते हैं। तो वहां पे ये भी चीज प्रमाणित है कि रावण के पास 10 गो सिर था, ठीक है। आखिर 9 तक के ही संख्याएं होती थी। सोचिए 5वीं शताब्दी से कितना हजार साल पहले का बात होगा, है ना, लाखों साल पहले का बात। तो सोच के देखिए कि वहां कौन काउंट किया था कि रावण के 10 गो सिर है, ताकि सुनते हुए तो उसी समय से आ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले से 10, 11, 12 हम लोग काउंट करते थे, लेकिन मैथ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। मैथ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। सही मायने में मैथ में जीरो का प्रयोग 5वीं शताब्दी से ही होना शुरू हुआ। एक और प्रमाण है कि आखिर 10 जो काउंटिंग में है वह आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, एक पुस्तक संस्कृत का, जिसमें संस्कृत में दिया गया है दशावतारम, एक चैप्टर है दशावतारम। दशावतारम में क्या है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया, ठीक है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो देखिए 10 आ रहा है ना, वहां पर काउंटिंग में क्या 10 आ रहा है, तो सोच के देखिए कि 10 आ रहा है, तो वहां पे ये सारा चीज था। लेकिन आज यहां पे क्या है, 5वीं शताब्दी से ही हम लोग क्या किए हैं, मैथ में जीरो का प्रयोग शुरू किए हैं। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गया कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। अब इसके बाद जितनी भी संख्याएं आएगी, जैसे देखिएगा इसका जितने भी संख्याएं आपका आएगा, जैसे हम तीसरा संख्या के बात करते हैं, तीसरा संख्या हम ले लेते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या है जिसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। इवन नंबर्स सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, अर्थात वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने के बाद शेष फल एक भी नहीं बचना चाहिए, यानी पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं जैसे में यहां पे देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये सभी संख्याएं कहां से आया। देखिए प्राकृतिक संख्या से ही आया है, नेचुरल नंबर। देखिए 2, 4, 6, 8, ये सभी कहां से आया, प्राकृतिक संख्या से आया। तो हम बोले थे ना कि जो भी चीज आएगा वो सब प्रकृति से ही आएगा। आपका मैथ का इतना बड़ा निर्माण हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, जब हिस्ट्री नहीं था, हिस्ट्री जो बीता हुआ समय है, तो एक समय अगर 1000 साल पहले जाए तो हिस्ट्री इतना कम था, इतना सा था। लेकिन आज वही हिस्ट्री एक समझिए कि विशाल रूप धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, बीता हुआ सब हिस्ट्री में समाहित होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यही चीज। उसी प्रकार क्या है कि मैथ बहुत सीमित था। मैथ में जैसे जैसे खोज हुआ, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आए, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट लोग करते गया और मैथ का वहां पे प्रयोग होने लगा। और जैसे जैसे मैथ का प्रयोग हुआ वैसे वैसे खोज भी, क्योंकि जैसे जैसे आप चीजों को प्रयोग कीजिएगा वैसे वैसे क्या होगा, चीजों में से नया नया चीज निकलते जाएगा, है कि नहीं। पहले भी आलू टमाटर प्याज लोग खाता था, है कि नहीं, खाता था कि नहीं, आम खाता था, पपीता खाता था। लेकिन पहले उतना लोगों को पता नहीं था कि हाँ उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा मिनरल्स पाया जाता है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोग पढ़ाई करने लगा, जैसे जैसे सीखने लगा, वैसे वैसे पता चलने लगा बड़ी काम की चीज है कि नहीं। ये सभी चीजों में तो ये सब चीज भी पाया जाता है कि नहीं। तो हर कोई जैसे जैसे माने चले कि जब पढ़ने लगा वैसे वैसे जानकारी होने लगा कि आखिर इसमें ये भी चीज पाया जाता है। तो खोज ऐसा चीज है जो कि निरंतर यह जारी रहता है, और जैसे जैसे खोज होते रहता है वैसे वैसे किसी न किसी सब्जेक्ट में वो सब जुड़ते जाता है।
तो उसी प्रकार आप देखे होंगे कि ये मैथ, इससे पहले मैथ क्या था, आप देखें कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कुछ भी नहीं था, मैथ का कोई योगदान ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हुए और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट लोग करने लगा, तो वहाँ पे मैथ का जरूरत पड़ा, और वहाँ पे जैसे ही जरूरत के अनुसार क्या किया कि मैथ का विस्तार होने लगा। और आज के डेट में देखिए कि मैथ भी एक अच्छा खासा योगदान रखता है किसी भी चीज के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या है, और ये सभी प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या से ही ये चीज लिया गया है यहाँ, यानी सम संख्या। अगला संख्या का हम बात करें तो अगला संख्या हमारा चौथा नंबर विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, विषम संख्या किसे कहेंगे, हाँ, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, या 2 से भाग देने पर शेष फल हमेशा 1 बचे, 1 बचे। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, हमें पता है कि आप सभी को डिफिनीशन पता ही होगा, और फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि हर एक चीज, छोटा चीज हो या फिर बड़ा चीज हो। कैसे बोला जाता है कि प्रॉब्लम्स जो होते हैं वह बड़ा नहीं होता, यानी जो समस्याएं होती है वह बड़ा नहीं होती है, बस वह छोटी छोटी समस्याओं को जब हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वही बड़ा समस्या के रूप में हमारे सामने आ जाता है, और तब हम लोग यह नहीं आकलन कर पाते या फिर उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि समस्या तो बड़ी हो गई है ना, तो उसका समाधान भी बहुत बड़ा होगा, है कि नहीं। लेकिन जब समस्याएं छोटी छोटी थी तो वहां पे समाधान भी उसका छोटा छोटा ही था, लेकिन जैसे ही वह बढ़ गया वैसे ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है। इसलिए हम लोग जानते हुए भी, रिवीजन का मतलब क्या है, जानते हुए भी अनजान बनना, हाँ, नहीं, उस कुल्हाड़ी में धार लगाना, ठीक है, हाँ, पैर पर मारने के लिए फालतू फालतू बात कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब क्या होता है, जानते हुए भी अनजान बनना, और जब तक कि आप जानते हुए अनजान नहीं बनेंगे तब तक कि आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट में यह ईगो हो जाता है कि हम तो जानते हैं, हम तो पढ़े हैं, हमको सब याद है। और वही चीज क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन तक याद रहेगा, अभी जस्ट पढ़े हैं तो जरूर है कि 1 आध सप्ताह 15 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण। तो एक स्टूडेंट में होना चाहिए कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, अगर आपको लग रहा है जैसे आप डेली रनिंग करते हैं, या फिर आप रनिंग से हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि सेम चीज सब कुछ होता है, मेहनत सब कुछ सेम होता है, वो पढ़ाई हो चाहे कोई काम। तो जब आप डेली रनिंग करने जाते हैं या फिर डेली आप रिवीजन करते हैं, तो वहां पे एक चीज आपको एहसास जरूर होता होगा कि अब हम दौड़ निकाल लेंगे, होता होगा। या फिर आप रिवीजन जब करते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ अब क्वेश्चन हमसे बन जाएगा या बना लेंगे, तो वह आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन जब आप नहीं दौड़ते हैं या फिर आप रिवीजन नहीं करते हैं और वहां पे लगता है आपको कि हम दौड़ जाएंगे, ठीक है, दौड़ निकाल लेंगे, या फिर हम क्वेश्चन एग्जाम में जाएंगे तो बना लेंगे, ठीक है, तो वह आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। यानी न होते हुए सही लगना यह ओवर कॉन्फिडेंस है, और होते हुए सही लगना यह कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं, तो पूरा अपने कॉन्फिडेंस पर लगना चाहिए कि हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा चीज देखिए, स्टूडेंट मैथ या फिर कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं सीख पाता, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है बता,
इसका सबसे बड़ा कारण है कि सही चीज नहीं पढ़ना, सिर्फ रट्टा मारते जाना, रट्टा मारते जाना। उसको पता ही नहीं कि हम रट्टा क्या मार रहे हैं, वो तो एग्जाम के डर से रट रहा। जैसे मैं 10th में रटे, इंटर में रटे, रट करके आप पास कर गए, लेकिन अभी अपने सीना पे हाथ रख करके बोलिए कि उसमें से हमको कितना याद है। जवाब आएगा कि 0/सन्नाटा। क्यों? क्योंकि वहां तो याद आप किए थे इसलिए क्योंकि एग्जाम का डर था कि कहीं फेल ना कर जाए, इसलिए तो सब चला गया। लेकिन वही चीज आप पढ़े होते कि नहीं ये सब चीज होता है, चीजों को समझ करके पढ़े होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, इसलिए एक फाउंडेशन बैच एक ऐसा बैच होता है जिसमें आप हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे। हम जानते हैं कि ये सब चीज आप कहीं ना कहीं पढ़े हैं, ये सब आपका 6, 7, 8, 9, 10th वाला सब है कि नहीं, फिर भी हम इसलिए लिखवा रहे हैं, हर एक चीज को लिखवा रहे हैं क्योंकि यह आपका फाउंडेशन बैच है और इसमें हर एक चीज आप जानेंगे। जानकारी जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। बात सही है कि नहीं? तो यहां पे देखिए, अब यहां पे आप देखेंगे कि विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। तो यहां पे इसके डिफिनीशन में ही देखिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे या 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 बचे। तो वैसी संख्या कौन कौन हो सकती है बोलिए? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, तो यहां पे आप देखें क्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब चलिए फ्लैशबैक में देखिए, तो यहां पे आप देखेंगे कि 2, 4, 6, 8 कहां से आया था? प्राकृतिक संख्या से आया था। अब यहां पे एक चीज और देखेंगे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी संख्याएं कहां से आ रही है? ये भी प्राकृतिक से ही आ रही है। तो ये सब प्रकृति से आ रही है, अर्थात यह प्राकृतिक संख्या में ही सब कुछ समाहित है। लोगों को जैसे जैसे जरूरत पड़ा वैसे प्रकृति से ही लिया है। जैसे जैसे चीजों का जरूरत पड़ा है वो सभी चीज कहां से लिया है? प्रकृति से ही लिया है, और प्रकृति से ही लेकर के क्या किया? इस संख्याओं को आगे लिखा है। तो ये चीज यहां पे आप देख रहे हैं कि सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, कहां से आया? प्राकृतिक से आया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? इसमें 2 डिफिनीशन होता है, और 2 डिफिनीशन आपको याद रखना क्यों जरूरी है देखिए अभी जस्ट पता चलेगा। हाँ, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कट सके। इसका पहला डिफिनेशन क्या हो गया कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कट सके। इसका दूसरा डिफिनेशन देखिएगा, वैसी संख्या जिसका केवल व केवल 2 गुणनखंड हो। केवल व केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज्यादा होना चाहिए और न ही 2 से कम होना चाहिए। ये चीज क्लियर है? तो यहां पे हम देखेंगे इसमें जैसे में देखिए, जैसे बोलिए सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर
2। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन? 2। इसके बाद 3, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद 9 नहीं होगा। 9 देखिए एक और खुद के अलावा भी कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा। हाँ 11, 13 होगा, हाँ 17 होगा, 19 होगा, टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब यहां पे देखिएगा कि छोटी छोटी, हम बोले हैं क्या कि हमेशा एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिए कि प्रॉब्लम्स बड़े नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स छोटे ही होते हैं। लेकिन जब हम उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं तो वही प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे यथासंभव कि इससे हम लोगों को कितना सारा जानकारी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं का 2 डिफिनीशन देखें। बहुत सारे लोगों को ये लगता है क्या कि ये एक भी तो खुद से और स्वयं से कट रहा है, एक जो है खुद से और स्वयं से कट रहा है, इसका मतलब एक भी तो अभाज्य संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि पहला डिफिनीशन से ये सही है, यह एक से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। लेकिन यह दूसरे डिफिनीशन से यह बिल्कुल गलत साबित हो रहा है कि वैसी संख्या जिसका केवल व केवल 2 गुणनखंड, न 2 से ज्यादा होना चाहिए न 2 से कम होना चाहिए। तो क्या हम 1 गुना 1 को पलट करके उलट करके 1 के जैसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन हम 2 को लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 या 2 गुना 1। देखिए 2 गुणनखंड है कि नहीं, यह 1 से कट रही है और 2 से भी कट रही है कि नहीं? यानी स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है। अर्थात यहां पे आप देखें इसको, यहां पे आप देखें क्या कि यह संख्या 1 और स्वयं से कट रही है। तो इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि 2 जो है हमारा प्राइम नंबर कभी हो ही, सॉरी 1 जो है हमारा कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। ये जो है दूसरे डिफिनीशन से यह बिल्कुल गलत हो गया है ना, क्योंकि दूसरा डिफिनीशन में क्या है कि वैसी संख्या जो केवल व केवल जिसका केवल व केवल 2 गुणनखंड, न 2 से ज्यादा होना चाहिए ना ही 2 से कम होना चाहिए। तो इसलिए 1 आपका नहीं होगा कभी अभाज्य संख्या, ठीक है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कभी नहीं होगा। 2 से हम लोग शुरू करते हैं और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम है। सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम है, और इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि कौन ऐसी संख्या है जो कि सम होते हुए अभाज्य संख्या, तो 2 है। आपसे पूछा जाएगा कि कितनी ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है और सम है, 1। यानी संख्या कितनी है तो 1 है, और कौन है तब 2 है, ठीक है? इस चीज को क्लियर रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा, क्योंकि 3 से छोटा कोई विषम अभाज्य संख्या नहीं। क्लियर है यहां तक? इसी में हम आगे देखते हैं। देखिए इसी में आगे हम देखते हैं, ये कितना नंबर था? 5वां था ना? 6ठा देखिएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है, या फिर इसी को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं संयुक्त संख्या, ठीक है? संयुक्त संख्या इसी को बोला जाता है। संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। अच्छा यहां पे देखिएगा कि यह एक बहुत ही मजेदार चीज है। इससे पहले आप अभाज्य संख्या पढ़ें। अभाज्य संख्या, यहां पे एक चीज देखेंगे कि हिंदी में शुरू में अ लग जाता है ना तो वह निगेटिव हो जाता है। जैसे यहां पे देखेंगे कि अ को हम छोड़ करके देखते हैं तो भाज्य संख्या नजर आ रहा है,
और अ को हम शामिल कर लेते हैं तो अभाज्य संख्या हो जाता है कि नहीं। तो यहां पे आप देखेंगे कि अभाज्य संख्या, और उसी का उल्टा होगा कौन, भाज्य संख्या, क्योंकि उसी का यह पॉजिटिव है और इसका यह निगेटिव है यह। तो उसमें आप देखे थे दो डिफिनीशन। पहला डिफिनीशन क्या था अभाज्य संख्या का, यानी प्राइम नंबर का, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से न कटे। हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा, कटे। ठीक उसका उल्टा है तो उल्टा होगा। हाँ बिल्कुल। उसमें आप पढ़े थे कि वैसी संख्या जिसका केवल व केवल दो गुणनखंड हो, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड। तो पहला डिफिनीशन यहां पे आप देखेंगे कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट सके, किसी अन्य संख्या से कट सके। ठीक है। इसका दूसरा डिफिनीशन हम देखेंगे कि वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड मीन्स फैक्टर, यानी वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड। तब यहां पे हम देखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन, 4। ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ध्यान से समझिएगा, 4। 4 से छोटा कोई भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद कौन, 6, 8, 9, हाँ 9 होगा। इसका 10, 12, 14, हाँ 15 भी होगा, अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये भी अनंत तक जाएगा। तो क्या है, अभी जस्ट बोले हैं ना वो अभाज्य है, तो भाज्य कैसे हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहां पे, तो यहां पे आप देखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। यानी 4 से छोटा कोई भाज्य संख्या नहीं है और 2 से कोई छोटा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4। और यही चीज पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, 9। यानी 9 से छोटा कोई विषम भाज्य संख्या नहीं है। यही सब चीज छोटा छोटा पूछा जाता है, ब्याह शादी में यही सब पूछा जाएगा। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि ये कैलकुलस सिद्ध करके दिखाइए, है ना। ये थोड़ी पूछेगा कि ये हमको क्या बोलते हैं एलजेब्रा को सिद्ध करके दिखाइए। छोटा छोटा चीज पूछा जाता है ना। बोलेगा क्या है 1 से लेकर के 100 तक के गिनती में 5 कितना बार आएगा, ठीक है, 1 कितना बार आएगा, 7 कितना बार आएगा। और क्वेश्चन में देखिए वो वहां पूछेगा, वो बात अलग है। देखिए कोई कोई जो होता है ना, जैसे माने चले कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बूढ़े लोग होते हैं, चाहे कुछ जो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखे हुए, छोटा छोटा चीज, कभी भी कोई भी पूछेगा ना तो छोटके चीज पूछेगा, बड़ा चीज कोई नहीं पूछता। ठीक है, छोटा छोटा चीज पूछता है। कभी आज तक के कोई पूछा है कि जे हमको ट्रिग्नोमेट्री का यह सिद्ध करके दिखाओ, क्या एग्जाम पूछता है या फिर आपके टीचर पूछते हैं या फिर बुक में क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो आज तक के कोई भी पूछा होगा तो मौखिक रूप से ही पूछा होगा, और ऐसा चीज पूछा होगा जो कि आपको पता होना चाहिए लेकिन पता नहीं। ठीक है, और जानता है कि फंसा देंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबको यह पता होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह 4 है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, हल्का सा दिमाग दौड़ाने का चीज, तो 9 है कि नहीं। तो ये चीज आप देख लिए। इसके बाद यहां पे देखेंगे हम लोग, यहां पे देखते हैं कुछ संख्याओं के बीच, कुछ संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्या।
देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्या, जैसे में हम यहां पे देखते हैं 1 से 25 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है। दूसरा कंडीशन है 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है। तीसरा कंडीशन है 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है। चौथा कंडीशन है कि 1 से 150 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है। पांचवा है कि 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। और छठा है 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी देखने को मिला है कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन इससे पूछे गए। तो यहां पे आप देखेंगे कि 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक 25 होती है। 1 से 150 तक 35, 1 से 200 तक 46 और 1 से 1000 तक 168। ये सभी चीज आप सभी को पता होगा पहले से। तो ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा गया कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो 25। ठीक है, 150 तक पूछेगा तो 35, 1 से 200 तक पूछेगा तो 46। हाँ, इसका निकालने का कोई शॉर्ट तरीका इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह कहीं कहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं। अब यहां पे देखेंगे कि इसी बेस पर क्वेश्चन पूछेगा, हल्का सा आपको घुमा देगा। जैसे देखिए आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन और 4 उसका ऑप्शन दिया गया, 45, बी में 46, सी में 50 और डी में 51। ऐसे माने चलिए 4 ऑप्शन हम दे दिए। ठीक है, और क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा तब जवाब दीजिएगा। देखिए बोला गया कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में कितनी विषम अभाज्य संख्या है। 45। क्वेश्चन को फिर से समझिए, प्रथम 200 प्राकृत संख्याएं में कितने विषम अभाज्य संख्या है। 45, क्योंकि होता 46 को है 1 से 200 तक, लेकिन 2 एक ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य है और सम है। हम लोगों से विषम पूछा तो वो संख्या एगो हट जाएगा, है कि नहीं, यानी 2 जो है वह साइड हो जाएगा। तो सोच के देखिए कि 46 था तो एक संख्या हट गया और जो भी संख्या बचा वह सब अभाज्य है और कैसी, विषम अभाज्य। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है। हम शुरू में ही बोले हैं कि ये प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता, जब हम उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं तो वही छोटा प्रॉब्लम ही बड़ा बन जाता है। तो इसलिए कभी भी मैथ बहुत बड़ा चीज नहीं है। अभी हम कहां से आपको शुरू किए हैं, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर से आप देखें कि जितना भी नंबर आपका आ रहा है, कोई भी नंबर देखिए, किसी भी प्रकार का संख्या कहां से है, प्राकृतिक संख्या से। आप देखेंगे कोई भी नंबर आप उठा करके देखिए, आपका सारा नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या से। इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं फाइनली कि मानव नकलची है। आज तक के मानव अपना कुछ नहीं किया, वो सब नकल करके ही किया और सब प्रकृति से चुरा चुरा करके किया। आपको जहां तक के नजर जाएगा और जो भी आप वस्तु वगैरह देखते होंगे, वो किसी एक वस्तु का आप नाम सुमरन कीजिए, चाहे आपके सामने कुछ भी हो, जो भी दिखाई देता है उसमें आपको लगेगा कि यह कहीं ना कहीं प्रकृति रूप से पहले पाया जाता था। लेकिन आज क्या किया, मानव जरूरत के अनुसार वह उसको यूटिलाइज किया, प्रयोग किया क्या। तो उसी प्रकार मैथ भी है। मैथ भी क्या है कि बिल्कुल जब मैथ कुछ भी नहीं हुआ करता था तो समय सिर्फ मैथ प्रकृति रूप से 1 से लेकर के अनंत तक के हुआ करता था। और उसी में हम लोग क्या किए कि तरह तरह के चीजों को खोज खोज के और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना दिए। तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है, जहां से शुरुआत हुआ है वहां से पढ़िएगा तो फिर मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, इतना तो जरूर देखिए, विद्वान बनने के लिए नहीं, लेकिन नौकरी लेने के लिए तो क्वेश्चन बनना चाहिए क्या। अब माने चलिए एक टीचर है तो टीचर पूरा 100% होना चाहिए, क्योंकि 100% होगा तब पढ़ाया जा सकता है कि नहीं। और स्टूडेंट के लिए कितना होना चाहिए, जितना में रिजल्ट आ जाए।
लेकिन मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना चाहेंगे उतना नंबर उठा सकते हैं। और जहां पे आपको एक एक नंबर के लिए तरसना पड़ता है ना, वहां पे मैथ सपोर्ट करता है। हो सकता है कि 1000 क्वेश्चन रट्टा मारने के बाद आपका जीके ना आए, थ्योरी सभी सब्जेक्ट, लेकिन जब हम वहां पे देखते हैं कि किसी का वेटेज कितना है, किसका वेटेज कितना है, और कम वेटेज के चक्कर में, जैसे बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां पे कम क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का, लेकिन कम क्वेश्चन पूछा जाता है और दिमाग में यही सेट हो जाता है इतना क्वेश्चन नहीं है बनाएंगे तो क्या होगा। लेकिन यही चीज होता है कि जब कोई अगर दूसरा बना लिया तब, माने चले जीके में आपके समतुल्य है और मैथ में क्या है, आप बिल्कुल कुछ नहीं, आपको लग रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं आप। लेकिन सोचिए कि आपके समतुल्य जीके में भी है, अब मैथ में आपसे आगे है कि क्वेश्चन बना लिया हो, तो फिर आपको तो पछाड़ देगा। आ कंपटीशन एज ए कंपेरिजन, जब हम एक दूसरे से कंपेरिजन करते तब कंपटीशन होता है, तो अपने आप में तो सब 100%, जितना आपके पास नॉलेज है आपके लिए 100% होता है, सभी के लिए। लेकिन जब हम दूसरे के साथ बैठते हैं तो वहां पे परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, घट बढ़ जाता है कि नहीं। अगर हमसे तेज बैठ गया तो मेरा घट जाएगा, और हमसे कमजोर बैठ गया तो वहां पे रिजल्ट होगा मेरा, यही ना होता है। इसलिए कंपैरिजन दैट इज कॉल्ड कंपटीशन, यानी कंपैरिजन शब्द से ही कंपटीशन आया। जब हम एक दूसरे से कंपैरिजन न करें तो कंपटीशन वहां होगा ही नहीं। अब माने चले एकलौता एक ई रिक्शा वाला हो तो उसका लोग इंतजार करेगा, अब फोन करेगा, अच्छा कितना देर में आ रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं। लेकिन अभी कंपैरिजन है इसलिए तो कंपटीशन है कि नहीं। अगर माने चले हम एकलौता टीचर होते हैं पटना में, तो बच्चा सब, सर बैच कब आ रहा है आपका, सर बैच में जगह खाली है कि नहीं, है कि नहीं। आज कंपैरिजन है तब तो कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं, तो वही चीज होता है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, और इस चीज को अच्छे से क्लियर कीजिए, कल हम हो सकता है कि इसमें से कुछ पूछेंगे, ऐसा पूछा जाएगा जो कि आपसे बन जाए, कुछ ना पूछ देगा, ठीक है। हाँ देखिए, देखे हैं क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये बेस है आपका, यहां से निकाला जा सकता है। जब आपको 50 तक के पता है तो उधर से घटा देंगे, है ना। पता चलना चाहिए कि कौन कौन है। मुख्य रूप से आपको यह पता चलना चाहिए कि आखिर अभाज्य संख्या होने का क्या शर्त है। तो शर्त है कि एक और स्वयं के अलावा किसी से वह नहीं कटेगा, ठीक है, या फिर जिसका केवल व केवल 2 फैक्टर हो, ना 2 से ज्यादा हो और ना 2 से कम। अगर ये चीज आपको पता है तो वहां से आप निकाल सकते हैं 2 4 10 को। 40 तक के पूछा ही है तो हम 40 के बाद वाला और 50 से पहले वाला वहां से निकाल करके उसमें से हटा देंगे, यानी 15 संख्या में से उसमें से घटा देंगे। क्लियर। चलिए तो बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।